नमस्कार। जीकेसी टॉक्स की दूसरी कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जीकेसी टॉक्स की इस दूसरी कड़ी में आज हमारे साथ श्री राजीव रंजन प्रसाद जी, जो कि ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस के संस्थापक और ग्लोबल प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, वो आज हमारे साथ उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है राजीव जी। धन्यवाद आलोक जी। अ, तो आज हम राजीव रंजन प्रसाद जी से बातचीत करेंगे उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके राजनीतिक जीवन के बारे में भी, और साथ में जीकेसी के बारे में तमाम बातचीत होगी। आप लोग हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, मौजूद रहिएगा। किसी कवि ने लिखा है कि विश्वास भुजाओं पर जिनको वरदान नहीं मांगा करते, है कर्म क्षेत्र से प्यार जिन्हें सम्मान नहीं मांगा करते। हमारे आदरणीय राजीव रंजन प्रसाद जी एक ऐसे ही व्यक्तित्व हैं जो कि इतने कर्मठ हैं, अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद एक कॉज के लिए, एक सोशल कॉज के लिए, राष्ट्र के हित के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए, और दुनिया भर के तमाम कायस्थों को एक जगह इकट्ठा करके उनमें एकता के सूत्र पिरोने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। लगातार वो भागीरथ प्रयास कर रहे हैं। मैं उनका हृदय से आदर करता हूं और स्वागत करता हूं, और हम शुरू करते हैं आज की बातचीत। सबसे पहले तो मैं आपसे आपके प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहूंगा। मेरा आग्रह है बाकी सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लें। जो लोग इस पटल पर उपस्थित हैं, कोई भी अनम्यूटेड नहीं रहना चाहिए। आज के शो में जो लोग भी शामिल हुए हैं, जो मीटिंग के जरिए या फेसबुक लाइव के जरिए, उन सबको ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस के फाउंडेशन डे का जो ये 4 दिवसीय समारोह चल रहा है, उसकी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। डिजिटल स्थापना टीम को दिवस के साथ साथ ही आपको आपके जन्मदिन की भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। ये एक संयोग था कि आज से 3 साल पहले इसकी स्थापना की जो तारीख तय हुई वो मेरा जन्मदिन ही था, तो जी, इसीलिए अब ये दोनों आयोजन एक साथ हो एक जाते हैं। साथ होते हैं। जी देखिए, मेरा जन्म एक मध्यम वर्गीय कायस्थ परिवार में हुआ और मेरी माँ गवर्नमेंट ऑफ बिहार में लेबर वेलफेयर ऑफिसर थी। मेरे फादर इंफॉर्मेशन सर्विस में थे। जो एक परंपरागत सोच है, उससे इतर मेरे पूरे व्यक्तित्व को गढ़ने में मेरी माँ और मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है। स्कूलिंग के बाद ग्रेजुएशन और उसके बाद मास्टर्स मैंने लेबर एंड सोशल वेलफेयर में किया। फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैंने इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में किया, और इसके बाद मेरा जो डॉक्टरेट है वो जो आज इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, इकोलॉजी को लेकर के जो पूरी दुनिया की चिंताएं हैं, उस पर हमारा आधारित थीसिस था और मैंने उसी विषय में डॉक्टरेट किया। परंपरागत जो एक चिंतन और सोच कायस्थ परिवारों की सरकारी नौकरियों को लेकर रही है, उससे अलग हट करके हमारे पूरे परिवार ने शादी के पूर्व मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरे परिवार के अन्य सदस्य, भाई बहन, सबका मेरी इस यात्रा में अद्भुत योगदान है। मैं सौभाग्यशाली हूं
कि राजनीति जैसे एक अनिश्चय का जो वातावरण है इस क्षेत्र में, उसको अपनाने का जो अवसर था, जो मेरी इच्छा थी, उसको सबने प्रोत्साहित किया और हर कदम पर हमारा साथ दिया। इसीलिए आज हमारे माता पिता दोनों इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब भी मैं किसी गहरे तनाव के दौर से गुजर रहा होता हूं, तो मैं उनका स्मरण करता हूं और मुझे शक्ति मिलती है। क्या बात। शादी के बाद रागिनी रंजन जी से मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि दाम्पत्य जीवन के शुरुआती वर्ष, शादी के पहले, मैं जनता दल का उम्मीदवार हो चुका था और चुनाव हारने के बाद मेरी शादी हुई। लेकिन हर कदम पर मेरे साथ वो खड़ी रही। हम लोगों ने मिलकर के जीवन के कुछ लक्ष्य निर्धारित किए और मेरी जिंदगी में जब मेरी बेटी आई तो निसंदेह कई बार पर्याप्त समय उनको नहीं मिला होगा, लेकिन फिर भी कोई शिकायत मेरी बेटी की भी मुझसे नहीं रही। ये अलग बात है कि मैंने बराबर टाइम मैनेजमेंट को काफी महत्व दिया कि राजनीति, समाज सेवा, और मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट के तौर पर मैं बहुत सारे मैं रिपोर्ट्स वगैरह भी, आर्टिकल्स वगैरह भी मैं लिखता रहा। तो उनका काफी सहयोग मिला और इससे ये सफर थोड़ा हमारा आसान हो गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपका राजनीतिक जीवन रहा और जो पारिवारिक जीवन रहा, उन दोनों में एक आप अच्छे से सामंजस्य स्थापित कर पाए। बिल्कुल। और मैं एक बात यहाँ विशेष तौर पर उल्लेख करना चाहूंगा, अपने सहयोगियों का जो समर्थन और सहयोग मिला। हमारे दोस्त, जो स्कूल के जमाने के दोस्त, कॉलेज के जमाने के दोस्त, यूनिवर्सिटी के दोस्त, आज हमारी दोस्ती का दायरा काफी व्यापक है और वो सब जहां हैं, उनसे जो भी संभव होता है, मेरी इस मुश्किल यात्रा में सबने कहीं ना कहीं, चाहे वो भावनात्मक तौर पर वो हमारे साथ जुड़ करके उन्होंने नैतिक बल प्रदान किया, या चुनाव अगर मैं लड़ रहा हूं तो वो अपनी व्यस्तता के बाद भी वो आएंगे, वो अ, एकजुटता जाहिर करेंगे, मिलकर काम करेंगे। तो इस मामले में मैं मानता हूं कि मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। तो आपके माता पिता, आपके परिवार और आपके दोस्तों के लिए वंदन, पुनः वंदन। आ, आपने कहा कि आपने डॉक्टरेट की इकोलॉजी में, एनवायरमेंटल कंसर्न्स को लेकर के, तो कब आपने ये निर्णय लिया कि आप उस फील्ड में न जा करके आप राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, और ऐसा निर्णय क्यों लिया आपने? देखिए, ये निर्णय कहीं ना कहीं मेरे मन में एक समाज में जो गैर बराबरी थी, जो असमानता को लेकर के, मैं बहुत ही मैं कहूंगा कि शुरुआती दौर से मुझे लाइब्रेरी वगैरह में काफी समय गुजारने का मौका मिला है। मैंने पुस्तकें बहुत ज्यादा, और जो मुंशी प्रेमचंद से लेकर एक जो परंपरा है, उस तरह के जो उस तरह की जो पृष्ठभूमि से जो भी उपन्यासकार, कथाकार जो भी आए, और मैंने जो समाज को देखा, मुझे ऐसा लगा कि बहुत कुछ, जो कुछ उन्होंने उस समय महसूस किया होगा, उससे हमारे दौर में भी नहीं बदल पाया है। तो ये एक बड़ी प्रेरणा थी। और इस फील्ड में आने के पीछे एक बड़ा मकसद था कि हम अगर जीवन में किसी के थोड़ा भी अगर कुछ बदलाव ला सके, कुछ फर्क ला सके, तो निसंदेह इससे काफी मुझे शांति बहुत मिलेगी, सुकून बहुत बहुत बड़ी बात की आपने, बहुत और संजीदा बात कही आप। मिलेगा।
एक संवेदनशील व्यक्ति ही ऐसी बात सोच सकता है। क्योंकि देखिए, हम सब लोग पढ़ते हैं, हम सब लोग एक स्थान पर पहुंचते हैं, हमारे पास क्षमता भी होती है, लेकिन उसके बावजूद, क्षमता होने के बावजूद भी हम दूसरों के लिए नहीं सोचते, या दूसरों की मदद करने के लिए आगे नहीं आते, या किसी के कष्टों में भागीदार नहीं बनते। तो आप बिल्कुल साफ प्रकट होता है यहाँ पर कि आप एक ऐसे संवेदनशील व्यक्ति हैं कि केवल अपने बारे में ही आपने नहीं सोचा, बल्कि समाज के बारे में। और आप कह रहे हैं जैसे कि आपने काफी पढ़ा है और प्रेमचंद के साहित्य से आप बहुत प्रभावित रहे हैं। तो होरी जैसे व्यक्तियों के लिए और उनकी जो पृष्ठभूमि रही है, उनके लिए आपके दिल में हमेशा से कुछ ना कुछ गहराई से जी सोच बिल्कुल। रही होगी, और आपने ऐसा किया हो। इसीलिए मुझे लगता है कि शायद आप राजनीतिक उनमें उसमें आए। एक बात बताइए कि आप ये इतनी राजनीतिक सक्रियता के बावजूद, क्योंकि आप काफी सक्रिय हैं, आप जदयू के प्रवक्ता भी हैं, ये जो जीकेसी का ख्याल था, या ये जो दिमाग में आया कि हमें एक कायस्थों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहिए और सबको एक साथ इकट्ठा करना चाहिए, एकत्र करना चाहिए, कुछ बदलाव लाने चाहिए, और हमेशा आपकी सोच ये भी रही है साथ में कि इन लोगों को साथ में लाने के साथ साथ हमें कभी भी आपके मन में अ, ऐसा नहीं आया कि केवल हमको इनको इकट्ठा करना है, बल्कि आप हमेशा जो है वो हर अपने भाषण में, हर जगह पर आप जो है वो राष्ट्र प्रेम को और राष्ट्रहित को सर्वोच्च आपने रखा। आपको ऐसा कहीं ना कहीं ये लगता रहा है कि काय समाज के लोगों ने देश की सेवा में बहुत योगदान दिया है, हमारी विभूतियां जितनी रही हैं, और आज भी आपके मन में शायद यही विचार चलता है कि सब लोग अगर एकत्रित हों, इकट्ठे हों, एक जगह जुट हों और मिल करके देश के लिए, समाज के लिए कुछ करें। तो क्या क्या यही सोच थी इस जीकेसी को बनाने के लिए, या कैसे, मतलब आपने, आपके दिमाग में ख्याल आया, और राजनीतिक सक्रियता के बावजूद आप इतना समय कैसे निकाल पाते हैं इसके लिए? देखिए, मुझे बचपन से कायस्थ होने पर गर्व है। और जो मेरे जीवन का जो आरंभिक जो दौर है, हम्म। मैंने बहुत कुछ बिखरते हुए देखा। जो एक हमारी भूमिका, एक महत्वपूर्ण प्रभावशाली भूमिका भारत के नवनिर्माण और ठीक उसके पहले स्वाधीनता संग्राम, जी। उसके पीछे जाएं तो 5,000 वर्षों के हिंदुस्तान के हर कालखंड, हम्म। जो अविस्मरणीय भूमिका हमारे पुरखों की रही है। मैंने बहुत कुछ तेजी से बदलते हुए परिदृश्य को देखा। राजनीतिक तौर पर केवल इसलिए नहीं कि मैं कायस्थ हूं, इसीलिए कायस्थों को लेकर के मैं ज्यादा चिंतित होता हूं। बड़ी चिंता यह है कि आप देखें, चाहे देश को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जिस तरह से एक नेतृत्व प्रदान किया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण 1942 और 1974, हिंदुस्तान के आजादी और हिंदुस्तान की आजादी के बाद के दो ऐसे कालखंड हैं, इन दोनों में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। लाल बहादुर शास्त्री जी, लोग बोलते हैं कि एक इतने मुश्किल हालात से जूझने के बाद कोई व्यक्ति खुद को काजल की कोठरी से में खुद को बचा कर रख पाया, देश के शीर्ष पर पहुंचा हो, और आहुति भी देश के लिए उन्होंने दी। तब तक जो इस तंत्र की विश्वसनीयता थी, हम्म। और उसके बाद जिस तरह के तिकड़म, पाखंड और तमाम तरह के जो हथकंडे इस्तेमाल किए जाने लगे भारत की राजनीति, हम्म। कहीं ना कहीं विश्वसनीयता दांव पर है। और इसको कहने में कोई मुझे अफसोस नहीं है कि हम में जागरूकता का अभाव था, और हम बराबर ज्यादा प्रगतिशील दिखने की कोशिश
अपनी जड़ों से कटते चले गए। जो शक्ति हम प्रदान कर सकते थे समाज के उन विभूतियों को, कहीं ना कहीं वो हम नहीं कर पाए। उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया है, मैं समझता हूं अपने पुरुषार्थ, अपने पराक्रम, अपनी बुद्धिमत्ता और जनता के प्रति जो उनका अगाध समर्पण था, उसने वो सब कुछ उन्हें दिया जिसके वो हकदार थे। लेकिन बाद के दिनों में जिस तरह से जाति और धर्म का बोलबाला भारत की राजनीति में, कायस्थ शायद उस परिस्थिति को भांप नहीं पाए और धीरे धीरे मुख्य धारा से कटते चले हम आज और ये हाशिए पर बैठे हैं। हाशिए पर चले। हम्म, अब वो हर दशक के साथ मैंने देखा वो धीरे धीरे हालात बिगड़ते ही चले। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हमारी एक जिम्मेदारी केवल एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर नहीं है, समाज की जवाबदेही भी हम लोगों को लेनी चाहिए और ऐसे समझदार लोगों को गोलबंद करने की जरूरत है जो हम इस सिस्टम में जिस तरह से अप्रासंगिक हो रहे हैं, हम्म, उनको किस तरह से मुख्यधारा में फिर से जोड़ा जा सके, कैसे एक जागरूक मतदाता राजनीतिक दल के आप सदस्य बने या ना बने, हम्म, लेकिन देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, आपकी भूमिका क्या हो सकती है, ये समझना और जो नहीं समझ पाए हैं उनको समझाना, ये भी एक बड़ा काम। सही बात है। तो ग्लोबल कैश कॉन्फ्रेंस के पहले भी मैं कैश आंदोलन से जुड़ा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि जिस तरह के चैलेंजेज हैं, जो चुनौतियां हैं हमारे समाज के समक्ष और देश के समक्ष, हम्म, उसमें हमारे नायकों की जो भूमिका रही है हम्म, हिंदुस्तान की आजादी के बाद, आजादी के पहले, अगर कुछ भी हम फिर से उस विरासत को संभाल पाए तो तो बड़ी निसंदेह वो देश के लिए भी हम अच्छा कर पाए। बड़ी बात है। और इस तरह से ग्लोबल कैश कॉन्फ्रेंस का सफर शुरू हुआ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसमें एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब जग जाहिर है, हम लोग कहते हैं कि कायस्थों में एकता हो नहीं सकती। अगर आप किसी से कोई मदद मांगने, जब किसी को पता चले कि एक अगला आदमी जो है वो प्रगतिशील है और एक काफी अच्छा कर रहा है, तो दूसरे लोग उससे ईर्ष्या करने लगते हैं या अक्सर मदद नहीं मिलती है। कायस्थ एकता के बारे में ये चीजें अक्सर कही जाती हैं। आपको नहीं लगता कि ये एक बहुत कठिन कार्य है कि सभी कायस्थों को एक सूत्र में पिरोकर एक प्लेटफॉर्म पर लाना और उसके बाद में जो सपना आप देख रहे हैं उस सपने को पूरा करना? देखिए, ये वो लोग कहते हैं जिन्होंने कोशिश नहीं की है। हम्म, मुझे ऐसा लगता है हम और आप जब आज बैठे हैं, जी, तो आप कहाँ हैं, मैं कहाँ हूँ। ग्लोबल कैश कॉन्फ्रेंस ने हमको आपसे जोड़ा है जी, और पूरी दुनिया में ये 2 दर्जन देशों तक ये जो हमारा सफर पहुंचा है, और ये तो यात्रा के कुछ पड़ाव हैं, अभी तो पूरी दुनिया में पहुंचना है। जी, अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, न केवल ब्राजील, लैटिन लैटिन अमेरिका के अनेक देशों में, जी, यूरोप के अनेक देशों में, यूके से लेकर जर्मनी और बेल्जियम, इसके साथ साथ कई देशों में हमारी कोशिशें जारी हैं। जी, हिंदुस्तान के सभी राज्यों के साथ साथ हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हम नेपाल, यूएई, कुवैत, सिंगापुर, इन तमाम देशों में एक दूसरे से लोग जुड़ रहे हैं और ये सब प्रोफेशनल्स हैं, काफी अच्छे भविष्य के साथ, वो उम्मीद के साथ वो अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं। फिर जी, भी वो अपना समय ग्लोबल कैश कॉन्फ्रेंस के लिए कह रहे हैं। अपनी क्षमता के हिसाब से निकाल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो मुझे नहीं लगता है ये आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। ये बात अच्छी। हमारी कोशिश जारी है और मैं एक आशावादी व्यक्ति हूँ। जी, मैंने कल की बैठक में भी कहा कि आपको तुरंत इसके परिणाम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ये निरंतरता के साथ चलने वाला अभियान है। हम जितना कर पाएंगे हम करेंगे। हम आने वाली पीढ़ियों में भी वैसे नायकों को ढूंढ कर तैयार करेंगे
जो इस अभियान को आगे ले जाएंगे। क्या बात है, ये बहुत। एक सतत प्रक्रिया है। हम्म। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि वैसे पहले मैं जो लोग पटल पर मौजूद हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। वार्ता खत्म होने के बाद हम कोई जो दो बहुत अच्छे प्रश्न होंगे उनको हम ले सकते हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि जो मुख्य बातें हैं जीकेसी की स्थापना के उद्देश्य को लेकर के, वो क्या है आपके मन में, क्या चल रहा है? मतलब क्या आप इसको किस स्तर तक ले जाना चाहते हैं, और क्या क्या मुख्य ऐसी बातें हैं जो कि आप चाहते हैं कि जीकेसी उसमें सफल हो? और क्योंकि आप अभियान 3 साल हो चुके हैं इसके गठन को, और बल्कि इनफैक्ट 19 दिसंबर 2021 में आपने विश्व कायस्थ महासम्मेलन तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया, जहां पे बड़ी बड़ी विभूतियां उपस्थित थीं। बड़े बड़े राजनेता वहां पर थे, केजरीवाल साहब थे, रविशंकर प्रसाद साहब थे, निरुपम थे, और चक्रपाणी महाराज थे, फिल्म स्टार्स थे, शत्रुघ्न सिन्हा, शेखर सुमन वगैरह, और बहुत जनसंख्या में लोग वहां पर उपस्थित थे, जहां से हम ये दिखा सके दुनिया को कि देखिए कि कायस्थ जो हैं वो एकजुट हो रहे हैं और एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। तो ये सफर जो है, इस सफर में जो आपने शुरू किया, इसमें मैं ये बस ये जानना चाहता हूँ कि जीकेसी की इस यात्रा का और इस शुरुआत का, इस पहल का, उनके उनके क्या मुख्य उद्देश्य हैं, क्या बातें हैं जो कि आप लेकर चल रहे हैं? देखिए, अभी तक तो हम लोगों की चर्चा पूरी तरह से राजनीतिक सशक्तिकरण पर केंद्रित रही है, लेकिन जीकेसी की स्थापना को लेकर हम जो चाहते हैं वो हमारे जो प्रकोष्ठ संगठनों का की जो संरचना है उससे समझा जा सकता है। ये जो कोशिश है ये पूरी तरह से सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक जागरण और सशक्तिकरण के लिए। Very जो समाज के अंदर व्यवसाय करने वाले लोग हैं, हम्म। चित्रांश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज उनके लिए बनाए गए, हम्म। कर्मचारी, अधिकारी, प्रोफेशनल्स, ये एक बड़ा वर्ग है। और अभी भी इस देश में ही नहीं, दुनिया में, जो पूरी दुनिया में भारतवंशी है, जो प्रमुख सामाजिक समूह हैं, उनमें एक कायस्थ जाति के लोग उसमें शामिल हैं। अब देखिए, ये एक, जब हम ग्लोबल विलेज कहते हैं तो पूरी दुनिया का, हमें दुनिया का मिजाज समझना होगा, और दुनिया की जो पूरी संरचना है, जो बनावट है, और जिस तरह से लोग आज बहुत आसानी से हिंदुस्तान से अमेरिका, यूरोप जाकर या संवाद स्थापित करके काम कर रहे हैं, उसमें ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है जहां हम, बच्चे अगर वहां पढ़ने जा रहे हैं और जीकेसी के साथ जुड़े हुए लोग उनको इंस्टीट्यूशंस में वहां मदद कर रहे हों, वहां बिल्कुल। उन्हें किसी तरह का सहयोग अगर चाहिए वो सहयोग प्रदान कर रहे हैं। हमारे यहाँ से जो लोग पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको सहयोग नहीं मिल पा रहा है, तो वैसी स्थिति में हम एक ऐसा वातावरण बना सके कि समाज के जो सक्षम लोग हैं वो कमजोर लोगों की मदद के लिए सामने आए। बहुत बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छा जो पॉइंट। हमारे समाज में बेटियों की जो शादियों को लेकर के मुश्किलें आ रही हैं, उसके लिए हम लोगों ने एक मैट्रिमोनियल का ग्रुप बनाया। तो जीकेसी ने भी उसमें 2-3 ग्रुप्स बनाए और उससे काम हो रहा है। मैं कहूंगा अभी काम बहुत कुछ किया जाना रोजगार है, के लिए भी लेकिन एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, रोजगार हाँ, के लिए। रोजगार के लिए भी एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है। हम्म। डिजिटल मीडिया टेक्नोलॉजी, और मैं नवीन श्रीवास्तव जी और सौरभ जी को तो इस मौके पर बधाई देना चाहूंगा, आनंद सिन्हा जी को, हम्म। और जो पूरी टीम जो इस काम को कर रही है, इस पूरे अभियान को काफी हद तक पूरी दुनिया में पहुंचाने में इनकी भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इनके सहयोग के बगैर ये संभव नहीं। जी। आज हमारा साक्षात्कार है, इसके पहले के एपिसोड में मेजर जनरल अनुज माथुर थे, अन्य अनेक विभूतियां आने वाले एपिसोड्स में आई, जी। और उनको
सुनने के लिए पूरी दुनिया के लोग आपके बीच तत्परता के साथ जुड़ेंगे, तो ये डिजिटल दुनिया का। टीम को इसका श्रेय जरूर दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही आर्ट एंड कल्चर से, हमारा इतना समृद्ध आर्ट एंड कल्चर से हम उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, वो अपना वक्त दे रहे हैं, कीमती वक्त दे रहे हैं, लेकिन हमारे संबंधों के आधार पर अगर उन्हें फिल्म, टेलीविजन या थिएटर में कोई अगर अवसर मिलता है, तो निसंदेह हम लोगों को खुशी मिलेगी, संतोष मिलेगा कि हम अपने फोरम से अपने समाज के लोगों के लिए कुछ ना कुछ सहयोग उनको दिला पाने में उपयोगी भूमिका का निर्वहन करना है। मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा कायस पाठशाला जिस तरह से गाजियाबाद में शुरू हुआ, अच्छा काम कर रहा है। पूरे देश के लोगों को अपने अपने राज्य में कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए, जैसे बिहार में कुटीर उद्योग का दिया, एक वैश्विक बाजार, आपके लोग पूरी दुनिया में है, आपके चैप्टर्स पूरी दुनिया में, हम उद्यमियों को बाजार उपलब्ध करा पाए, अपने इंस्टीट्यूशंस को सहायता दिला पाए, कमजोर लोगों की मदद कर पाए। जो हमारे लोग दुनिया के अलग अलग मुल्कों में जा रहे हैं, वहां उसके वहां के वातावरण में वो घुलने मिलने में हमारा चैप्टर उनकी मदद करे। इस तरह के अनेक कार्य आपके मतलब चैप्टर्स आप के कहना ये जरिए। चाह रहे हैं कि आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक उन्नयन जो है उसके लिए जीकेसी प्रतिबद्ध है और ये कार्य कर रहा है। जी, इसमें आपने एक शब्द जो है वो राजनैतिक भी इस्तेमाल किया था। तो इससे आप क्या कहना चाहते हैं कि हम लोगों को, हमारे अंदर जो है वो पॉलिटिकल अवेयरनेस भी आनी चाहिए, हम लोगों को राजनीति के प्रति भी जागरूक होना चाहिए, हमें एकजुट होना चाहिए, और इसके इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? मैं वो जानना चाहता देखिए हमारा ये मानना है कि राजनीतिक तौर पर आपको जागरूक होना होगा, किसी दल या विचारधारा की गुलामी के बजाय। हूँ। आपको ये समझना होगा कि आज जिन चुनौतियों का सामना आप कर पा रहे हैं, उसके लिए बेहतर रणनीति आपकी क्या होगी। हमारे लोग कांग्रेस में हो सकते हैं, हमारे लोग बीएसपी में हो सकते हैं, हमारे लोग बीजेपी में हो सकते हैं, वो कर्नाटक में जेडीएस के साथ हो सकते हैं, कहीं वो तमिलनाडु में डीएमके के साथ हो सकते हैं, कहीं वो टीएमसी के साथ बंगाल में हो सकते हैं, कहीं वो जेडीयू के साथ हो सकते हैं, कहीं वो आरजेडी के साथ हो सकते हैं, लेकिन उन्हें कायस कहीं हितों के, निर्दलीय भी हो सकते हैं। कहीं निर्दलीय हो सकते हैं, उन्हें वहां कायस बन करके सोचना होगा। और इसके लिए मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। तालकटोरा स्टेडियम का आपने जिक्र किया, अरविंद केजरीवाल जी आए थे और केजरीवाल जी ने लगभग 1.5 दर्जन टिकट उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कायस्थ उम्मीदवारों को दिए, बड़ी बात है। लेकिन हमारे उम्मीदवार वहां सब चुनाव हारे। तो हमारा ये मानना है कि चाहे वो उम्मीदवार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, मैं अब एक बार मैंने नाम सबके लिए दोहराऊंगा नहीं, हम्म। आपको ये देखना होगा कि उन निर्वाचन क्षेत्रों में अगर कोई निर्दलीय हो या किसी दल का उम्मीदवार हो, वो जीत रहा हो या हार रहा हो, आपको उस प्रचार में नहीं फंसना है, आपको अपना वोट उसके लिए समर्पित करना है। और आप देखिए राजनीति आज पूरी तरह से हिस्सेदारी आपको अगर चाहिए, तो आपको खुलकर मुखर होना होगा। मैं एक अलायंस को रिप्रेजेंट करता हूं, मैं उनको डिफेंड करता हूं देश के तमाम इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पर, लेकिन ग्लोबल कायस कॉन्फ्रेंस के फोरम पर किसी भी व्यक्ति को मैंने आरंभ काल से ही कहा है कि यहाँ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से मतलब नहीं होना चाहिए, न किसी आइडियोलॉजी को लेकर के यहाँ चर्चा होगी। कायस हित सर्वोपरि, आपको कायस्थों की मदद, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो जिन क्षेत्रों की चर्चा हम पूर्व में कर चुके हों, जहां भी हो, अगर आप काम करना चाहते हैं, आपको इंश्योरेंस की पॉलिसी लेनी है, अगर इंश्योरेंस एजेंट अगर एक कायस्थ है, तो तो क्यों उससे नहीं, आप उसको प्राथमिकता क्यों नहीं दे सकते। जी जी जी। तो उसके आप भी परिवार बेसिकली के 4 सदस्यों की मदद हो जाएगी।
जी जी, लबोलुबाब ये है कि ये कायस्थों के हित के लिए प्लेटफॉर्म है, ये किसी तरह से इसको एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म ना माना जाए। यद्यपि हम चाहते हैं कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक उन्नयन में जीकेसी का जो है योगदान लगातार बने, लोग जुड़ें और इसको आगे लेकर के जाएं। जी। एक प्रश्न और लेता हूं, आपके शौक क्या हैं? जब आप फ्री टाइम होता है, फ्री टाइम होता भी है या नहीं होता है, और अगर होता है तो उस वक्त आप क्या करते हैं? नहीं, फ्री टाइम तो हम लोग तमाम व्यस्तताओं के बाद भी निकालते हैं। उस दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में, दुनिया के अलग अलग देशों में, वहाँ म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज, जो घूमने के प्लेसेज हैं वो भी आपको जानना जरूरी है, जाना जरूरी है। अब दुनिया जब आप घूमते हैं तो आपके सोचने का तरीका बदलता है। आप बहुत सारी चीजों को तुलनात्मक तौर पर आप देख पाते हैं, क्या बेहतर हो सकता है ये सोच पाते हैं। और ये समझना बेहद जरूरी है कि आप उनके मुकाबले कहाँ हैं, आपको वहां तक पहुंचने के लिए क्या हासिल करना है। तो मुझे लगता है हर व्यक्ति को जो कार्य नियमित तौर पर करते हैं उससे अलग हट करके कुछ यानी कि अपने शौक हाँ, शौक यानी के लिए भी। पढ़ना, पढ़ना और पर्यटन, ये दो चीजें मुझे अभी तक समझ हाँ, नहीं कि ये बिल्कुल दोनों बिल्कुल। दोनों आपके हैं। और कहीं ना कहीं राहुल सांक्रांतियायन की थ्योरी से आप प्रभावित हैं कि था तो घुमक्कड़ जिज्ञासा। निसंदेह मैं उतनी बड़ी शख्सियत को मैं प्रेरणा मान लूं तो मैं समझता हूँ निसंदेह उस परंपरा का अनुकरण करने में कोई किसी को हिचक नहीं होनी चाहिए। हाँ, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए चलते चलते एक आखिरी सवाल, युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म से? देखिए, मुझे ऐसा लगता है किसी भी आरक्षण से नहीं डरना है। पूरी दुनिया आपके लिए खुली हुई है। जी आप बेहतर तरीके से पढ़िए, अपनी ऊर्जा का सही दिशा में इस्तेमाल कीजिए। आप किस क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं ये आप एक समय सीमा जो है, आप इंटरमीडिएट वगैरह तक आप पहुंचते पहुंचते आपको ये पक्का आपको यकीन होना चाहिए कि आप किस क्षेत्र में बेहतर करते हैं। और मुझे लगता है संभावनाएं असीम हैं पूरी दुनिया में। ऐसी अनेक संभावनाएं हैं जहां आपके लिए अवसर है। हिंदुस्तान में भी संभावनाएं हैं। एक धुंध और कोहरा दिखाए जाने की कोशिश हो रही है, उसको भेद करके देखिए। जी, बहुत कुछ इतना मुश्किल नहीं है जितना हम सब समझते हैं। समझते हैं। और फिर जहां मुश्किलें आएंगी हम लोग मिलकर एक दूसरे का साथ देकर उनको आसान बनाएं। हम्म। मैंने कहीं लिखा था, वो लाइनें भी मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूंगा कि जब पैर थके तो और चलो, खुद राह कहीं मुड़ जाएगी, और पल पल प्यासी होती भटकन यहीं कहीं जुड़ जाएगी। जो चलते हैं बस चलते हैं, उनको मंजिल से क्या लेना, इस शहर हुई है रात अगर उस शहर सुबह मिल जाएगी। वाह, तो ये क्या बात कही। चलते रहना बहुत जरूरी है, आपका संदेश। लाजवाब। जी जी। तो दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं राजीव रंजन प्रसाद जी। और कल ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस का फाउंडेशन डे था, आपका जन्मदिन भी था। 3 साल का ये सफर ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस का कल पूरा हुआ और हम चौथे वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। धीरे धीरे ये संगठन बड़ा हो रहा है। हमारी जो सोच है वो दुनिया भर में तमाम देशों में, जैसा आपने बताया कि मोर देन 12 कंट्रीज हम लोग जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, और ये सोच धीरे धीरे बढ़ रही है। हम लोग मिल करके एक सशक्त समाज और सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं। केवल कायस्थ समाज ही नहीं, क्योंकि कायस्थों ने हमेशा देश के लिए बहुत कंट्रीब्यूट किया है, हम सब जानते हैं। तो हम सब मिल करके राष्ट्र निर्माण में और राष्ट्र समाज के लिए निर्माण में योगदान देना चाहते हैं। और इस प्लेटफॉर्म से मैं आप सभी से आह्वान भी करूंगा, आग्रह भी करूंगा कि आप आएं और ग्लोबल कायस्थ समाज से, कायस्थ कॉन्फ्रेंस से जुड़ें। अंत में मैं जो पटल से हमारे लोग जुड़े हुए हैं उनके, उसमें एक नवीन श्रीवास्तव जी का एक प्रश्न है जो मैं ले रहा हूं। उनका कहना यह है कि लोग आपको संसद में या विधानसभा में देखना चाहते हैं, इस बारे में आपकी क्या राय है?
पहले जो भी मेरे लिए कुछ सोच रहे हैं उनके प्रति मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा। लेकिन मुझे काम करके संतोष मिलता है। मूल्यांकन जिन्हें करना है वो मूल्यांकन करें। मैं अपना काम करता हूं ईमानदारी के साथ। मेरी जी पहली प्राथमिकता मेरे दल से पहले मेरे समाज के लिए है, हमारे समाज के लिए है। मैं उनके बीच काम करता रहूंगा और जो भी मेरी शक्ति, जो मेरी क्षमता, मेरे अंदर जो भी ऊर्जा है, उसका उपयोग जब कोई मुश्किल में दिखे, जब किसी तरह की किसी भी व्यक्ति को कोई कठिनाई हो, मैं उसकी मदद के लिए बराबर तत्पर रहूंगा। और मैं समझता हूं जो कुछ आपके प्यार ने मुझे दिया है, इतना मुझे सबल बना दिया है कि मैं आपकी मुश्किलों में और अपने मन के अंदर कई बार जो अनिश्चितताएं और कई तरह के सवाल उमड़ते हैं, उनका मैं सामना कर सकता जी। तो ये तो बात आपने बिल्कुल सही की, लेकिन ये बात भी सही है कि जो लोग आपको वहाँ देखना चाहते हैं उनका अभिनंदन है, और हम लोग तो चाहेंगे ही कि आप हम स्काय समाज का प्रतिनिधित्व करें, आगे आएं और हमारा चेहरा बन करके वहाँ पहुँचें। आप आए, आपसे बातचीत हुई, बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि जो लोग पटल से जुड़े हुए हैं या जो हमारे मित्र फेसबुक लाइव या यूट्यूब लाइव पर देख रहे हैं, वो भी, उन्हें भी आज बहुत आनंद आया होगा। आप सबसे पुनः आग्रह है कि आप ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ें और इसे मजबूत बनाएं। राजीव रंजन प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी।